The scammers then cultivate trust and ask for a small upfront payment. The beauty and wellness products company Amway is now under fire by the Enforcement Directorate for running a pyramid scheme. Marketplace investigation has led now to the arrest of dozens of scammers in India. दोस्तों, यूं तो भारत में कई स्कैम्स हुए हैं जिन्होंने सबका सर चकरा दिया। कुछ बिजनेस वालों के बैंक घोटाले हैं और कई बड़े सरकारी स्कैम्स हैं जिसमें बड़े बड़े राजनेताओं के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कई घोटाले इतने बड़े थे और उसमें इतने अधिकारी शामिल थे कि देश की अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। आज की इस वीडियो में हम आपको देश के उन 5 सबसे बड़े स्कैम्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। भारत में बहुत से ऐसे घोटाले हैं जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। वहीं ये घोटाले इतने बड़े थे कि इनसे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचा है। यहाँ तक कि भारत सरकार को भी करोड़ों की चपत लगी। इन घोटालों के बाद कुछ क्रिमिनल तो पकड़ में आए लेकिन कई फरार हो गए। अगर कभी बात किसी शेयर बाजार से जुड़े किसी घोटाले की हो तो हर्षद मेहता का नाम जरूर सामने आता है। हर्षद मेहता के घोटाले को लोग महा घोटाला कहते हैं, जिसका 1992 में पर्दाफाश हुआ था। रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक यह करीब 4025 करोड़ रुपए का था। यानी अगर सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखें तो आज के समय में इसकी वैल्यू करीब 30,000 करोड़ रुपए है। अब अपने बड़े सरकारी घोटालों की लिस्ट देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमनवेल्थ घोटाले की। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इस घोटाले में जब 100 रुपए का टॉयलेट पेपर 4000 में खरीदा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। आइए जानते हैं। 2010 में जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया तो ये गेम्स खेलों से ज्यादा घोटाले के लिए सुर्खियों में रहा था। साल 2003 भारत के लिए बड़े फख्र की बात थी कि दिल्ली को 19वें राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए चुना गया। अब पैसा तो बहुत खर्च होना था, लेकिन मौका था कि दुनिया को उभरते भारत से रूबरू करवाया जा सके। अगले 7 सालों में खूब तैयारियां हुई। मेट्रो का काम हुआ, ब्रिज, सड़कें, पुलोवर बने, स्टेडियम, ट्रैक, स्विमिंग पूल तैयार हुए। अब 3 अक्टूबर 2010 को खेलों की शुरुआत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी बुराई शुरू हो गई। 23 सितंबर को बीबीसी ने खेल गांव की कुछ तस्वीरें पब्लिश की। खेलों की शुरुआत को सिर्फ 3 हफ्ते बचे थे और खिलाड़ियों के लिए रहने के क्वार्टर अभी तक अधूरे थे। खेलों की शुरुआत से पहले आई डेलीगेशन ने चिंता जताई कि ठहरने की अरेंजमेंट सही नहीं है। स्कॉटिश डेलीगेशन ने तो बाकायदा एक कमरे की बिस्तर की फोटो ही सबमिट कर डाली। बिस्तर पर कुत्ते ने केक बना रखा था। कुछ और तस्वीरें भी सामने आई जिनमें बाथरूम में पान की पीके दिख रही थी। एक तो आयोजन में कमी, ऊपर से अधिकारियों के ऐसे बयानों ने खेलों की शुरुआत से पहले ही भारत की बुरी इमेज बनानी शुरू कर दी थी। अब खेल शुरू हुए खूब जोर शोर से और 13 अक्टूबर 2010 तक चले। भारत ने भी इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन असली खेल अभी बाकी था जिसमें खूब माल लूटा गया। जितना सोना खिलाड़ी नहीं जीते उससे ज्यादा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस घोटाले में कितने जीरो लगे थे इसकी गिनती से पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया। तो 29 अक्टूबर 2009 ब्रिटिश का शाही बकिंगम पैलेस महारानी एलिजाबेथ ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बेटन सौंपा। इस पर महारानी एलिजाबेथ का संदेश लिखा हुआ था। इस बेटन को सभी कॉमनवेल्थ देशों की यात्रा कर दिल्ली पहुंचना था। इसे क्वीन बेटन रिले कहते हैं और ये राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की एक पुरानी परंपरा है। बहरहाल 2009 में हुए इस समारोह का आयोजन भारत ने करवाया था, सो पैसे भी भारत के ही लगे थे। ट्रांसपोर्ट, वीडियोग्राफरी और बैरिकेडिंग के लिए जिस फार्म को पैसा दिया गया था, कुल रकम करीब 4 करोड़ के आसपास थी। पैसे के इस ट्रांजैक्शन पर नजर पड़ी ब्रिटिश हाई कमीशन की। उन्होंने भारत में खबर की। पता चला कि कंपनी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। सबकी निगाहें मुड़ी सुरेश कलमाड़ी की तरफ, जो आयोजन समिति अध्यक्ष थे। कलमाड़ी ने एक ईमेल दिखाते हुए कहा कि एएम फिल्म्स का सजेशन उन्हें लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन से मिला है। हाई कमीशन ने भांडा फोड़ते हुए कहा कि उन्होंने तो ऐसा कोई सजेशन दिया ही नहीं है। बस यहीं से ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का रोल शक के घेरे में आ गया। इस बीच राष्ट्रमंडल खेलों का वक्त आ गया था। शुरुआत में खेलों के आयोजन का बजट 16,000 करोड़ रखा गया था। इसके बाद ये बजट बढ़ते बढ़ते 11,000 करोड़ हो गया। इसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी वासी 900 करोड़ और मांग रही थी। वो भी तब जब आयोजन में तमाम गड़बड़ियां पाई गई थी। कई काम आखिरी समय तक पूरे नहीं हो पाए थे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने इस मामले में जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि खेलों के दौरान निर्माण कार्यों के लिए दिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स में भारी अनियमितताएं हैं। इधर सीबीआई, ईडी समेत तमाम एजेंसियां जांच में लग गई। उधर 13 अक्टूबर को समय से खेल शुरू हुए और बिना ज्यादा लाग लपेट के पूरे भी हो गए। कुछ दिक्कतें आई, मसलन कई कमरों में सांप निकले तो कई खानों में खराबी बताई गई। अफ्रीकी देशों से आए खिलाड़ियों ने नस्ल भेद का आरोप लगाया। खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान सुरेश कलमाड़ी जब स्पीच देने आए तो बोल बैठे कि मैं राजकुमारी डायना का धन्यवाद देता हूँ। सामने बैठे प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कमीला इधर उधर देख रहे थे। एक किस्सा तो ये भी है कि खेल गांव की नालियां कंडोम से जाम हो गई थी। यहाँ बताते चले कि इस साल राष्ट्रमंडल खेलों में 7,000 खिलाड़ी भाग लेने आए थे। इन खेलों में भारत ने इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए
पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने 38 स्वर्ण सहित कुल 101 पदक जीते थे। देश में जश्न का माहौल था, लेकिन पीछे जांच एजेंसियां खेलों के खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि इन खेलों में हुए गड़बड़ियों की जांच हो सके। 25 अक्टूबर को केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने पूर्व ऑडिटर जनरल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर जांच के आदेश दे दिए। ईडी और सीबीआई अपनी जांच में लगे रहे। इस मामले में अप्रैल 2011 में सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सुरेश कलमाडी के साथ साथ 4 अन्य लोगों को मेन एक्यूज्ड बताया गया था। इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, पैसे के गबन और जालसाजी के आरोप लगे थे। कलमाडी पर आरोप था कि उन्होंने 40 करोड़ की लागत के एक टाइम स्कोरिंग रिजल्ट, यानी रेस के दौरान दिखने वाला वो बड़ा सा बोर्ड जिसमें रेस का टाइम लिखा होता है, उसे 140 करोड़ की कीमत देकर खरीदा था। इसके अलावा ऑडिट में पाया गया कि खेलों के आयोजन के दौरान सही टेंडर प्रोसेस का पालन नहीं किया गया था। सभी चीजें लगभग 2 गुने दाम पर खरीदी गई थी। मसलन टॉयलेट पेपर का रोल जो 100 से 200 में आता है, उसे 3 से 4 हजार प्रति रोल पर खरीदा गया। 300 रुपए के सोप डिस्पेंसर को हजारों में और लाखों की प्रैक्टिस मशीनों को करोड़ों में खरीदा गया। इसके अलावा बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का तो कहना ही क्या। उस दौरान टीवी चैनल्स पर रोज नए खुलासे हो रहे थे। कभी कहा जा रहा था कि लाखों का गुब्बारा खरीदा गया है, तो कभी करोड़ों की लाइट लगाने की बात सामने आ रही। सीएजी ने सांसद की पब्लिक एक्शन कमेटी के आगे 700 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने समय से निर्णय नहीं लिए और एक कृत्रिम अर्जेंसी पैदा की। कलमाडी को अगले 9 महीने तिहाड़ में गुजारने पड़े। CWG घोटाले में आगे क्या हुआ? 70,000 करोड़ का घोटाला जो रोज अखबारों की सुर्खियां बन रहा था। इसमें कितनों को जेल हुई, कितने पैसों की उगाई हुई, यहाँ इस चलचित्र का क्लाइमेक्स आ चुका था, वो भी एकदम एंटी क्लाइमेटिक। 2013 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एक बार दोबारा जांच की बात कही गई थी, लेकिन उसमें भी आगे क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। कॉमनवेल्थ घोटाले के 1 साल आते आते नई पिक्चर रिलीज हो चुकी थी, लेकिन लाखों करोड़ों के 2G घोटाले के आगे कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला कहीं खो गया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, अब ये घोटाला बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। अब कोर्ट में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। अदालत में ये साबित हुआ है कि घोटाला 2G का नहीं, झूठ का घोटाला था। तो अब कुछ यूं था कि साल 2010 में विनोद राय ने अपनी रिपोर्ट में टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी 2G स्कैम का पर्दाफाश किया। इसके बाद तब विपक्ष में बैठी भाजपा ने न सिर्फ सांसद में हंगामा किया, 6 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यूपीए सरकार में टेलीकॉम मिनिस्टर रहे ए राज और डीएमके नेता कनिमोझी समेत इसके मामले में 35 आरोपियों को बरी कर दिया है। आइए समझते हैं पूरा घोटाला। तो साल 2010 में कैग की रिपोर्ट सामने आती है और विपक्ष सांसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने में कामयाब हो जाता है। कैग की रिपोर्ट में 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्पेक्ट्रम बांटा गया था। इससे सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। साथ ही कहा गया कि अगर नीलामी के आधार पर लाइसेंस बांटे जाते तो ये रकम सरकार के खजाने में जाती। दिसंबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में स्पेशल कोर्ट बनाने पर विचार करने को कहा। स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आने के बाद 2011 में अदालत ने 17 आरोपियों को शुरुआती दोषी मानकर 6 महीने की सजा सुना दी थी। घोटाले में 2 मामले सीबीआई के और 1 मामला एनफोर्समेंट डायरेक्टर का था। सीबीआई ने पहले मामले में राजा कनिमोझी के साथ साथ कई लोगों और 3 कंपनियों को आरोपी पाया गया। 30 अप्रैल 2011 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में राजा और बाकी अपराधियों पर 30,984 करोड़ के नुकसान का आरोप लगाया था। दरअसल इसमें 2G स्पेक्ट्रम के लिए 122 लाइसेंस दिए गए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने अक्टूबर 2011 में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, अपने पद का दुरुपयोग करने और रिश्वत लेने का चार्ज लगाया। कोलगेट घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जो 2012 में सामने आया था जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। दरअसल इस घोटाले को सीएजी ने नोटिस में लाया था जब उन्होंने सरकार पर 2004 और 2009 के बीच 194 कोयला ब्लॉक अलॉट करने का आरोप लगाया था। ये उन घोटालों में से एक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता शामिल थे। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1.86 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी। यही वजह है कि इसे बड़े सरकारी घोटाले में गिना गया। आइए आपको बताएं कि ये घोटाला आखिर हुआ कैसे था। तो मामला 2004 से 2009 के दौरान 100 कंपनियों को कोयला खदानों के एलोकेशन का था। आरोप था कि इन खदानों की बिडिंग प्रोसेस में इरेगुलरिटीज बरती गई। कई बड़ी कंपनियों समेत 100 कंपनियों को बिना नीलामी के कोयला खदानें अलॉट की गई थी।
इस मामले की जांच करने के बाद कैग ने कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन पर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी थी और इस रिपोर्ट में कोयला खदानों में हुए बंदर बाट का खुलासा किया गया था। हुआ ये कि जिन कंपनियों को खदानें मिली थी उनमें निजी और सरकारी कंपनियां दोनों शामिल थी। ये बिजली, स्टील और सीमेंट का कारोबार करने वाली कंपनियां थी और इस पूरे मामले में हुई सिर्फ धांधली और कुछ कंपनीज के साथ जानबूझकर उन्हें ये डील दी गई। लाभ पाने वाली कंपनियों में टाटा ग्रुप की कंपनियां जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इलेक्ट्रो स्टील कैस्टिंग्स लिमिटेड, द अनिल अग्रवाल ग्रुप फर्म्स, दिल्ली की भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, जायसवाल नैको, नागपुर की अभिजीत ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला था। अब इस पूरे मामले में एक अहम बात ये सामने आई थी कि 2004 से 9 के दौरान कोयला मंत्रालय शिबू सोरेन और प्रधानमंत्री के पास रहा था। खबरें आई थी कि इस मामले में सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम ने 18 जनवरी 2015 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके निवास पर पूछताछ की थी। उनसे यह पूछताछ अदालत के 16 दिसंबर के आदेश के तहत हिंडाल्को को खान के अलॉटमेंट से जुड़े कोयला घोटाला मामले के संबंध में की गई थी, क्योंकि इस ऑक्शन के समय सिंह के पास ही कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। हेलीकॉप्टर घोटाला तो फरवरी 2010 में यूपीए सरकार ने ब्रिटिश इटालियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक सौदा किया था। इस सौदे के तहत वायुसेना के लिए 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। इनमें से 8 का इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी वीवीआईपी हस्तियों के लिए उड़ान के लिए किया जाना था। बाकी 4 हेलीकॉप्टर एक साथ 30 एसपीजी कमांडो को ले जाने की क्षमता रखते थे। अब इस सौदे की कीमत 3600 करोड़ रुपए तय हुई थी, लेकिन जनवरी 2014 में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी न होने और 360 करोड़ रुपए के कमीशन का भुगतान करने के आरोप के बाद भारत की ओर से ये सौदा रद्द कर दिया गया था। जब करार को रद्द करने का आदेश जारी हुआ, उस समय तक भारत सौदे की राशि का 30% पेमेंट कर चुका था। साथ ही 3 अन्य हेलीकॉप्टर के लिए आगे के पेमेंट की प्रक्रिया जारी थी। विवाद सामने आने पर रक्षा मंत्रालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब इस पूरे प्रोसेस में पूर्व वायुसेना प्रमुख समेत कई ऑफिसर्स के नाम सामने आए थे। यह घोटाला तब ज्यादा चर्चा में आ गया जब स्थानीय पुलिस ने इटली के एरोस्पेस और डिफेंस निर्माण से जुड़ी कंपनी फिनमेकॉनिक के पूर्व प्रमुख ओरसी को गिरफ्तार किया। नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल जज ने 24 सितंबर 2015 को मिशेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस वारंट के आधार पर इंटरपोल ने मिशन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और फिर 2017 में उसे दुबई में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद से ही मिशेल दुबई की जेल में था। दुबई की अपील कोर्ट में मिशेल के वकीलों ने उसे भारतीय प्रतिप्रेत करने को लेकर 2 आपत्तियां दाखिल की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मिशेल के अलावा इस मामले में कई भारतीय अधिकारी भी आरोपी हैं। इनमें तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके पारिवारिक सदस्य प्रमुख हैं। आरोप है कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की उड़ान भरने की ऊंचाई सीमा को 6000 मीटर से घटाकर 4500 करवा दिया था। मामले में शामिल 3 बिचौलियों में से एक मिशेल है, 2 अन्य बिचौलिए गोइदो हाशखे और कार्लो गेरोसा है। अब इन लोगों ने इस एक डील से कितना फायदा कमाया ये तो आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, आपको कौन सा घोटाला सबसे यूनिक लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।